How to score 90 plus marks in IAS Prelims 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions from all these subjects on this platform. We had started this series with the questions of modern Indian history and we had covered till question number 83. Those who had joined new in today's session, आप लोगों के लिए बता देते हैं कि हमने 1885 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था तब से लेके 1947 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. नाउ वी आर ऑन दोज क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी के थ्रू एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं बट नॉट IAS. सो दीज आर द अदर एग्जामिनेशन PYQs कंडक्टेड बाय द यूपीएससी एंड द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट इज क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं IAS के एग्जाम में एंड इवन द ऑप्शंस एंड द स्टेटमेंट्स आर बीइंग रिपीटेड इन द IAS एग्जामिनेशन बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर कंडक्टेड बाय द यूपीएससी. ऑलराइट, so let's begin with the first question of today, that is question number 83. Which of the following trials attracted worldwide publicity and drew sympathetic comments from Albert Einstein, H.G. Wells, Harold Laske and Roosevelt in the favor of the convict? We have four options here. Number one is INA trial. Second is about the Lahore conspiracy case. Third is about the Meerut conspiracy case. यहाँ पे अगर बात करते हैं दोनों यहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी केस है INA ट्रायल है बहुत इंपॉर्टेंट था. इवन INA ट्रायल में काफी ज्यादा पब्लिसिटी गेन करी गई थी लेकिन जहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टीन है, H.G. वेल है, हेरोल्ड लास्के है, रूजवेल्ट है, इन सब ने मीरट कॉन्स्पिरेसी के केस में कॉन्विक्ट को फेवर किया था. राइट, सो द आंसर हियर वुड बी सी. बट लेट अस हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू कि इन सब में हुआ क्या था. व्हाट वाज द INA ट्रायल, व्हाट वाज द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड व्हाट वाज द मीरट कॉन्स्पिरेसी केस. ओके, सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट दैट इज द मीरट कॉन्स्पिरेसी केस जो कि यहाँ पे आंसर है. इट इज वेरी सिंपली एक्सप्लेन्ड. इंडिया में जो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी है, जो कम्युनिज्म है, वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था. सो इन फियर ऑफ दैट इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ मार्क्सिज्म, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फियर दैट अब हमारा जो रूल है इंडिया में वो कम हो जाएगा एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस दे अरेस्टेड 27 लीडर्स अंडर द फॉल्स लॉ सूट. सो इस पूरे जो सीन है, इस पूरे जो इंसिडेंट है उसको मीरट कॉन्स्पिरेसी केस जो है बोला जाता है. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दी INA ट्रायल. लेकिन INA ट्रायल को समझने से पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तब जाके इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, सो इट वॉज 1 सितंबर 1939. वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसकी शुरुआत हुई थी. ब्रिटिश की बहुत सारी कॉलोनी साउथ ईस्ट एशिया में थी और हमें मालूम है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसमें एक तरफ ब्रिटेन था और एक तरफ जापान था. राइट, सो ब्रिटेन को ये खतरा था दैट जापान विल अटैक ऑल इट्स साउथ ईस्ट कॉलोनीज जो कि साउथ जापान के पास में पड़ रही है. तो यहाँ पे 3 सितंबर 1939 को जो वाइसरॉय है लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने बिना इंडियन से पूछे ये डिक्लेयर कर दिया दैट इंडिया विल बी फाइटिंग अलोंग साइड द ब्रिटेन इन द वर्ल्ड वॉर 2. राइट, सो दिस वॉज द रीजन that people of India were very angry. They were not happy that they announced our participation alongside the Britain in the World War II without asking us. Correct? तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना था कि 2 साल पहले ही यहाँ पे जो इलेक्शंस हुए थे उसमें हमें चुना गया था, आप हमें पूछ लेते. तो यहाँ पे कांग्रेस जो है उसमें सुभाष चंद्र बोस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उनका मानना था दैट वी शुड डू अ प्रोटेस्ट और वी शुड डू समथिंग रिगार्डिंग दिस कि हमारा जो राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट
टू आस्क आवर ओपिनियन, इसको यहाँ पे कर्टल किया जा रहा है. So as a result, they all wanted to start a civil disobedient movement, but Gandhiji was not ready that we cannot start a civil disobedient movement in the situation of the World War. So Subhash Chandra Bose decided that something should be done at my own level. जब कांग्रेस की तरफ से ये बात नहीं मानी गई कि हमें एक सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जो है स्टार्ट करना है, तब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ही तरफ से अपनी ही एरिया में कुछ स्टार्ट करने की सोचा अगेंस्ट ब्रिटेन. तो वहां पे जो कैलकाटा उनका एरिया था, देयर इज अ वेरी फेमस मॉन्यूमेंट जिसको बोला जाता है हॉलवेल मॉन्यूमेंट. इफ यू रिमेंबर 1757 का बैटल ऑफ प्लासी के अंदर एक ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ था, राइट. सो इन द विक्ट्री ऑफ दैट ब्लैक होल इंसिडेंट, जो कि लेटर ऑन ब्रिटेन का वहां पे विक्ट्री देखा गया था, वहां पे होलवेल मॉन्यूमेंट बनाया गया. सुभाष चंद्र बोस ने उस मॉन्यूमेंट को तोड़ने की बात करी एंड ही ट्राइड टू ब्रेक दैट मॉन्यूमेंट एंड इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटेन. तो यहाँ पे फिर हुआ क्या, ब्रिटेन ने जो सुभाष चंद्र बोस है उनको जेल में डाला. सो फ्रॉम द जेल उन्होंने 7 डे का हंगर स्ट्राइक किया. सो क्या होना था, उनको जेल से रिलीज करना पड़ा एंड ही वाज प्लेस्ड इन अ हाउस अरेस्ट. So when he was put in the house arrest, he fled from there. वहां से वो भाग निकले और सीधा जाते हैं जर्मनी में. He wanted to take the help of Germany because जर्मनी में बहुत सारे इंडिया के prisoners of war जो लोग हैं वो प्रेजेंट थे. वहां पे हुआ क्या, इनिशियली जर्मनी was supporting सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने काफी ज्यादा एक्टिविटीज वहां पे करना स्टार्ट किए. लेकिन लेटर ऑन ही was not trusting the Hitler, जो कि जर्मनी की लीडर थे. कारण क्या था, पहला, हिटलर का जो ऑटोबायोग्राफी था उसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा था जो सुभाष चंद्र बोस को अपने ओपिनियन में डिफर कर रहे थे. ही वाज नॉट ओके विद इट. सेकेंड चीज, हिटलर वाज डिसाइडिंग कि जो रशिया है उस पर इन्वेड करना है, लेकिन रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, एक फ्रेंडली कंट्री थी इंडिया की. तो रशिया, इंडिया के किसी भी फेवरेबल कंट्री पे आप अटैक करने के लिए सोच रहे हो, सो दैट इज नॉट अ गुड डिसीजन. दैट वाज अ रीजन कि जो सुभाष चंद्र बोस है, ही वाज नॉट हैप्पी विद द एक्टिविटीज ऑफ हिटलर. और फिर वो जर्मनी से जापान की तरफ भाग के आते हैं. जापान में जब सुभाष चंद्र बोस पहुंचे, वहां पे ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका था. जैसे कि 1942 तक आते आते जापानीज गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो रास बिहारी बोस है, उन्होंने अपना एक इंडियन इंडिपेंडेंट लीग स्टैब्लिश किया था. ये रास बिहारी बोस प्लस मेजर जो फुजियारा है, ये मोहन सिंह से मिलते हैं, जो कि कर्नल रहे थे, वहां के आर्मी जनरल थे, सॉरी. और यहाँ पे ये इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन करते हैं. सो फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन वाज डन बाय मोहन सिंह. यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं आएगा, ठीक है. इंडियन नेशनल आर्मी, जो फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी है, इसका फॉर्मेशन मोहन सिंह ने किया था, ना कि सुभाष चंद्र बोस ने. उसके बाद मोहन सिंह का भी आर्ग्यूमेंट हो गया था विद जापानीज एंड ही वाज पुट टू द जेल एंड मेनी थिंग्स हैपेंड हियर. फिर रास बिहारी बोस ने इस पूरे आईएनए ट्रायल की जो डोर है वो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दे दी थी, ठीक है. सो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ. नाउ इंडियन नेशनल आर्मी की जो ट्रायल्स हैं वो क्या है, उनको समझते हैं. 1945 तक आते आते सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई थी इन अ प्लेन क्रैश, और उसी के साथ लगभग उसी टाइम पे रास बिहारी जो बॉस है उनका भी जो देहांत है 1945 पे हो गया था. अब इंडियन नेशनल आर्मी पूरी तरह से लीडरलेस हो गई. देयर वर नो लीडर्स. तो यहाँ पे जो इंडियन नेशनल आर्मी के लोग थे, जो वर्कर्स थे, उनको ये समझ आ गया कि अब उनको पकड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा. एंड दे मेनी इंडियन नेशनल आर्मी वर्कर्स फ्लूड अवे, और कुछ को यहाँ पे पकड़ा गया और उन पे चार्ज लगा गए कि आप इंडियन के ही लोग हो और इंडिया के सरकार के खिलाफ ही काम कर रहे हो, राइट. सो बहुत सारी जो चार्जेस है वो इंडियन नेशनल आर्मी पे लगाए गए कि आप इंडिया के ही सैनिक होके इंडिया के ही साथ गद्दारी कर रहे हैं, राइट. तो ये रीजन था उन पे चार्जेस लगाए गए अंडर द इंडियन पैनल कोड. देयर वर मेनी सेक्शंस जिसके थ्रू उन पे चार्ज लगाए गए. बट प्रिजनर्स ऑफ वॉर का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है.
इवन ड्यूरिंग द सिंगापुर, जब ब्रिटिश वर्सेस जापान हो रहा था, ब्रिटेन धीरे धीरे हार रही थी, तब आप हमें छोड़ के भाग गए थे और जापान में हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन के रह गए थे. यू डिड नॉट सपोर्टेड अस, करेक्ट. सो दीज वर द टसल्स विच वर गोइंग ऑन. और फाइनली यहाँ पे टोटल 10 ट्रायल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो ट्रायल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको रेड फोर्ट ट्रायल भी बोला जाता है. ये डिसाइड हुआ था कि रेड फोर्ट में पब्लिकली ये ट्रायल्स होंगे, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट लोग पे या आरोप लगाया गया था. एक थे आपके पास कर्नल प्रेम सिंह, दूसरा था मेजर जनरल शाहनवाज और कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन. ये 3 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आईएएस में 2-3 साल पहले ही ये सवाल आया था कि ये 3 नाम जो है, व्यक्ति के नाम है, किस चीज से रिलेटेड है. सो कर्नल प्रेम सहगल ये सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन ये हिंदू थे, और मेजर जनरल शाहनवाज ये मुस्लिम थे. सो हाउ स्ट्रैटेजिकली उन्होंने हर एक कम्युनिटी से एक को टारगेट किया और उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया. तो मेजर चीज यहाँ पे क्या हुई कि जब इनके लिए ट्रायल हो रहा था, ये डिसाइड किया गया कि रेड फोर्ट में पब्लिकली ट्रायल होगा. इनके डिफेंस में बहुत लोग आए, इवन एक इंडियन नेशनल आर्मी की डिफेंस कमेटी भी बनाई गई थी. तो ये एक आखिरी कोशिश देखी गई या फिर एक आखिरी इंसिडेंट देखा गया जहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ आते हैं फॉर देयर डिफेंस. हालांकि ये जो इंडियन नेशनल डिफेंस कमेटी, इंडियन नेशनल आर्मी की जो डिफेंस कमेटी बनी थी, इनमें जो इंपॉर्टेंट लॉयर्स थे वो थे आपके पास भूलाबाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू एंड कैलाश नाथ काटजू. इतना सब कुछ करने के बाद, इतना प्रोटेक्शन डिफेंस करने के बाद भी इनके खिलाफ ही डिसीजन लिया गया एंड द कोर्ट मार्शल was carried out and all the defendants were sentenced to the deportation of the life. ठीक है, तो ये था बैकग्राउंड इंडियन नेशनल आर्मी किस तरह से बनी और इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल है वो किस तरह से होता है. फिर यहाँ पे जो मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, वो भी यहाँ पे हमने बात किया. नाउ वन मोर थिंग इज अबाउट द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस. ये 1915 में हुआ था. इसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ट्रायल भी बोलते हैं. सो इन दिस केस द ट्रायल्स वर हेल्ड इन द लाहौर जब गदर कॉन्स्पिरेसी फेल हो गई थी. तो हमने जब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज पढ़ी थी, जब गदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज पढ़ी थी, जब वो फेल हो गए थे, गदराइज का जो अटैक था वो फेल हो गया था, तब जाके लाहौर में इनका जो ट्रायल हुआ था उसी को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बोला जाता है. एक स्पेशल ट्रिब्यूनल यहाँ पे बनाया गया था अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 एंड द प्रिंसिपल चार्ज अगेंस्ट देम वाज दैट दे वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. वो ब्रिटिश एम्पायर को बाहर फेंकना चाहते थे, उनके रूल को हटाना चाहते थे. तो ये यहाँ पे उन पे आरोप लगाएगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस. एंड वी नो कि इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन कैसे हुआ. इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल है वो क्या है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस मालूम है, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस मालूम है. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 84. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड टू बी मैक्सिमम. इनमें से कौन से ऐसे मूवमेंट है जिसमें वुमेन ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किया था. पहला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरा है द सॉल्ट सत्याग्रह, तीसरा है द बरदौली मार्च एंड फोर्थ है क्विट इंडिया मूवमेंट. सो विच वाज अ मूवमेंट जहां पे ये देखा गया कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो सबसे ज्यादा है. सो इट इज वेरी सिंपल थिंग. इट वॉज ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह जब ये देखा गया कि विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था. Now we will have a look on details about the non-cooperation movement, the salt satyagraha, बारदोली मार्च and quit India movement. ठीक है, तो पहले हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से शुरुआत कर लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे बाकी का डिस्कशन करेंगे. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो लिंक है इट इज विद द खिलाफत मूवमेंट. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं. 28 जुलाई 1914 जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई, एक तरफ आपके पास अलाइड पावर्स थे और दूसरी तरफ आपके पास सेंट्रल पावर्स थे.
अलाइड पावर्स में यू हैड ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया एंड इटली, और जो सेंट्रल पावर्स थे वहां पे है आपके पास जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गारिया एंड ऑटोमन एम्पायर। सो इन दिस होल टसल सेंट्रल पावर जो है वो हार चुके थे, अलाइड पावर्स हैड अ विक्ट्री। तो यहाँ पे जो सेंट्रल पावर्स हार गए थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटीज जो है साइन करी गई थी। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी के साथ साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्सेल। उसी की तरह से यहाँ पे ऑटोमन जो एम्पायर है वहाँ पे भी एक ट्रीटी जो है साइन हो रही थी, ट्रीटी ऑफ सिवर्स, बट दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली। इवन इनके जो मुस्लिम्स के जो एरियाज है वो बहुत ज़्यादा ले लिए गए थे। तो यहाँ पे द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे बिकेम वेरी एंग्री and they had launched a खिलाफत movement and they have formed a खिलाफत committee। so दो पर्सन थे यहाँ पे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, सो वी हैड टू पर्सन्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन दोनों ने एक ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी 1919 में बनाई, और इस ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के जो पहले प्रेसिडेंट यहाँ पे बने वो थे महात्मा गांधी जी। ठीक, और यहाँ पे क्या डिसाइड किया कि जितने भी ब्रिटिश गुड्स हैं उनको हम बॉयकॉट करेंगे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके साथ हम कॉर्पोरेट नहीं करेंगे। सो डिस्पाइट दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट, इतना सब कुछ रिप्रेशन जो ओपोजिशन हो रहा था, ये पूरा खिलाफत कमेटी, खिलाफत मूवमेंट कि ये ट्रीटी ऑफ सिवर्स ना हो ऑटोमन के साथ, उसके बावजूद ट्रीटी ऑफ सिवर्स साइन करी गई थी ऑटोमन्स के साथ। तब जाके गांधी जी ने जो हिंदूज हैं उनको रिक्वेस्ट किया दैट यू शुड ज्वाइन दिस मूवमेंट एंड आई प्रॉमिस कि 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे आपको फ्रीडम जो है वो मिल जाएगा। सो तब जाके अगले महीने में यानी कि 1 अगस्त 1920 आफ्टर लॉन्ग टाइम जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसकी शुरुआत यहाँ पे हुई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई थी कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, उनको बॉयकॉट किया गया। जितने भी अवार्ड्स हैं उनको रिटर्न करने की बात करी गई, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एंड मास स्ट्रगल। आई रिपीट, द ऑब्जेक्टिव और द गोल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एंड मास स्ट्रगल। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप जब गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस को बॉयकॉट कर रहे हो, सो यू हैव टू स्टार्ट व्हाट योर ओन कॉलेजेस। तो ये वो टाइम था जब बहुत सारे कॉलेजेस जो है उनको भी खोला गया, जैसे गुजरात विद्यापीठ है, बिहार विद्यापीठ है, राइट। और इफ यू टॉक अबाउट द सर्टन लॉयर्स, फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने अपनी जो लॉयर्स का जो काम है, जो जॉब है, उनको छोड़ दिया था। बट इस पूरे काम से जो जिन्ना है, जो बिपिन चंद्र पाल है, दे वर नॉट हैप्पी और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। अब इस पूरी कहानी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आगे जाके हम बात करते हैं रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर द सॉल्ट सत्याग्रह क्या था। सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह, इसी को आप डांडी मार्च के नाम से जान सकते हो, या फिर इसी को आप सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के नाम से जान सकते हो, करेक्ट। सो व्हाट हैपेंड, 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, यानी कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है। इस एक्ट में बोला गया था कि आफ्टर 10 ईयर्स एक कमीशन बनाई जाएगी विच विल गिव रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, बट नॉट आफ्टर 10 ईयर्स, 2 साल पहले ही, यानी 8 साल के अंदर ही ये कमीशन बनाई गई थी जिसको बोला गया साइमन कमीशन, ठीक है। सो 1919 का एक एक्ट था, बोला कि 10 साल बाद एक कमीशन बनेगी, बट 8 साल पहले ही बन गई थी। 1927 में एक 7 मेंबर की कमीशन बनी, दैट वाज साइमन कमीशन, जिसमें सारे लोग जो है ब्रिटिशर्स, वाइट पीपल थे, दे वर नो इंडियन। सो ये रीजन था दैट इंडियंस वर नॉट हैप्पी एंड दे बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन। तो यहाँ पे बोला गया कि आप अपनी एक कमीशन बनाइए, आप अपना एक रिपोर्ट प्रिपेयर करिए रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तब जाके यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट का जो फॉर्मेशन होता है, नेहरू रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट जो है तैयार करके दे दी बिफोर द साइमन कमीशन, और 1 साल का अल्टीमेटम दिया। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई,
ब्रिटिशर्स को 1 साल का अल्टीमेटम दिया, लेकिन दिसंबर 1929, 1 साल हो चुका था, ब्रिटिशर्स ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तब जाके 1929 दिसंबर का जो कांग्रेस लाहौर सेशन हुआ था, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, वहां पे जो कांग्रेस का पहले का ऑब्जेक्टिव था ऑफ डोमिनियन स्टेटस, उसको चेंज किया गया और वहां पे न्यू ऑब्जेक्टिव बनाया गया था पूर्ण स्वराज। एंड एज अ रिजल्ट 31 दिसंबर 1929 में ये कांग्रेस जो सेशन है उसको रिवर जो रावी है वहां पे झंडा फहराया गया। सो इस पूरे लाहौर सेशन में 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एक, पूर्ण स्वराज की बात करी गई, और एक, 2 नेशन थियोरी को रिजेक्शन किया, एंड एडॉप्शन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्राम ऑफ कांग्रेस, एंड यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है उसको बनाया गया। ठीक है, तो ये चीज आगे जाके एक सिविल डिसोबरेंट मूवमेंट की शुरुआत के फॉर्म में आगे निकलता है, जिसमें गांधी जी ने जो सॉल्ट है उसको अपना मुद्दा बनाया, और 12 मार्च 1930 डांडी मार्च उन्होंने किया। इट वाज फॉर 24 डेज, एंड ये जो डांडी मार्च है इट इज ऑल्सो नोन एज द वाइड फ्लोइंग रिवर। ठीक, सो दिस वॉज योर सॉल्ट सत्याग्रह। नाउ वी हैव द क्विट इंडिया मूवमेंट। सो क्विट इंडिया मूवमेंट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इट वॉज इन रिजल्ट ऑफ द क्रिप्स प्रपोजल जो कि 1942 में आया था, और उसी के बाद आपके पास आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो पहले क्रिप्स प्रपोजल को देखते हैं, देन वी विल सी अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। सो इन दी वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटेन की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। दे वर कॉन्टिन्यूसली लूजिंग। तो अब उनको इंडिया का साथ जो है वो चाहिए था। दे डिड नॉट वांटेड टू लूज इंडिया। तो उन्होंने अपना जो एटीट्यूड है थोड़ा सा सॉफ्टन किया टुवर्ड्स इंडिया, एंड दे ट्राइड टू नेगोशिएट, और तब वो क्रिप्स मिशन आता है। मार्च 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक प्रपोजल लेके आते हैं, और इसी प्रपोजल का नाम है क्रिप्स मिशन ऑफ 1942। इस मिशन में सबसे पहले बोला गया डोमिनियन स्टेटस। आई रिपीट, क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी, और दूसरा कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं प्रोविंशियल असेंबलीज में से तो इलेक्ट होंगे बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एंड प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होंगे। देयर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स आई एम सेइंग, कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वहाँ पे इलेक्शन के थ्रू आएंगे बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ से नॉमिनेट किया जाएगा। और थर्ड चीज यहाँ पे बोला गया था राइट टू सेसीड, कि वो प्रोविंसेस जिसको इच्छा नहीं है, जो कि अनविलिंग है इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए, वो अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ठीक, एंड इंडियन जो कांग्रेस है उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि हर एक प्रपोजल में ये बोला गया था कि जब वॉर हो जाएगी उसके बाद कर दिया जाएगा। सो एज अ रिजल्ट फिर आता है आपके पास क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। दे वर लाइक कि वी विल नॉट सपोर्ट एनीथिंग, एंड भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया था। ऑलराइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टी फाउंडेड बाय द सौमेंद्रनाथ टैगोर? ठीक है, जो सौमेंद्रनाथ टैगोर है उनके द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे बनी थी वो कौन सी है? पहली है इंडियन बोल्शेविक पार्टी, दूसरा रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, थर्ड बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी, एंड फोर्थ इज रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि सौमेंद्रनाथ जी ने बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 85। Which political party was formed by Saumendranath? इसका आंसर हो जाएगा बी, इट वॉज द रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, 1934 में रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सौमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनी। ये जो पार्टी है इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ? बाय ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन चुकी थी, उसी से सेपरेट होके सौमेंद्रनाथ टैगोर ने एक रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, and it led a huge amount of armed uprisings
जब इंडिपेंडेंस हो चुका था इंडिया का, बट बाद में ये पूरा एक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट हो गया। और ये जो पार्टी है केरला में एक्टिव है, वेस्ट बंगाल और असम वाले जो एरियाज हैं वहां पे भी एक्टिव है। बट बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी जो है, इनके फाउंडर्स कौन थे? देवर एडमुंड सिमाराकोडी, लेस्ली, एनएम पेरारा, कॉल्विन आर डी सेल्वा। 1942 में ये बना था। और जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनके फाउंडर एम.एन. रॉय थे। और जो बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया है, इनके फाउंडर थे एन दत्ता मजुमदार। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया 1946. इट वॉज लेड बाय The cabinet mission of 1946 was led by Sir Patrick Lawrence, Lord Linlithgow, Lord Wavell, John Simon. It is the easiest question till now. इससे easy नहीं हो सकता कुछ, because ये सर पैट्रिक लॉरेंस है। कैबिनेट मिशन में 3 लोग यहाँ पे आए थे, so it was led by सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक। So I think the video is almost of 20 to 25 minutes. The next question जो यहाँ से है वो हम next video में करेंगे, and we'll be discussing in detail also about the what cabinet mission. All right. So keep supporting us by subscribing our channel. आज के लिए इतना ही था. Thank you so much.